Very good evening to all of you, beta. Just wait for 2 minutes, right? After 2 minutes, we will start the class. Very good evening to all of you, beta. Once again, we are starting the new concept in economics. तो बेटा आज with the same teacher, myself is Deepak Gupta. आप लोग बेटा इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं. And this is the intro lecture of economics, right? तो बेटा देखो हमारा ये पोर्टल ज़्यादा कंफर्ट है. लास्ट ईयर मोस्टली स्टूडेंट मेरे से पढ़ते थे, तो इस पोर्टल में मुझे लगता है कोई हैंगिंग का इशू नहीं है. और आज क्लास जरूर 40 मिनट्स की रहेगी बेटा, क्योंकि आज जूम का हमारा अपना पोर्टल नहीं है, दैट्स ए डेमो ओनली. तो मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग की 1-2 क्लास लगती है मैनेज करने में. अभी हम लोग ग्रुपिंग बना रहे हैं. आप लोगों के पास सबके पास आ गए होंगे व्हाट्सएप ग्रुप. धीरे धीरे हम लोग बैच बना देंगे. धीरे धीरे बेटा हम लोग 1-2 दिन हमें दीजिए, हम लोग आपके जो है इसके बाद ऑनलाइन ग्रुप बना देंगे. तो फिर मैंने आपको बताया भी था कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग पोर्टल पे वर्क करेंगे और उस पर काम करेंगे. तो क्लासेस प्रॉपर चलेंगी और टाइम भी प्रॉपर मिलेगा हमें. बस थोड़ा सा सबके साथ एक ही रिक्वेस्ट भी है और इंस्ट्रक्शन भी बेटा, धीरे धीरे नेक्स्ट 2 डेज में इस क्लास को बिल्कुल एक डॉट शार्प टाइम पर लेकर आएंगे हम लोग. तो प्लीज डोंट बी लेट. आपको लेट ज्वाइनिंग नहीं करनी बस, ठीक है ना? तो अपना टाइमली ज्वाइन कीजिएगा. बल्कि उस पोर्टल पे तो आप 5 मिनट पहले ज्वाइन करके बैठ जाइए, बैठ रहे. यहाँ तो मुझे एडमिट करना पड़ रहा है, वहाँ तो आपको एडमिट करने का कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? सो शैल वी स्टार्ट बेटा. एक स्टूडेंट कोई भी बेटा मुझे बता दीजिए पहले, वॉइस एंड स्क्रीन, इज दैट क्लियर और नॉट? अनुष्का प्लीज बेटा टेल मी. Yes, sir, it's clear. ओके बेटा, राइट. सो बच्चे, जैसा कि आपको ओवरऑल सिलेबस के बारे में आई थिंक सभी को पता होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है. आपकी जो सब्जेक्ट है दैट इज इकोनॉमिक्स, दैट इज फॉर 80 मार्क्स. ठीक है बेटा, 80 मार्क्स के अंदर फर्स्ट बुक हमारी जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आईईडी, दैट इज फॉर 40 मार्क्स. एंड सेकेंड पार्ट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स बेटा, that is also for 40 marks. तो बेटा इस तरह से 40 मार्क्स की 2 बुक हैं, प्लस इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट आएगा 20 मार्क्स का. और इसके अंदर ओवरऑल कॉन्सेप्ट कैसे लेके चलना है आपको बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है. मैंने जो फर्स्ट क्लास अकाउंट्स की समझाया था वही कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पर लेके चलेंगे हम लोग. द सेम
लेवल 1 बेटा फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर बेटा, जिसके अंदर हम राउंड 1 कंप्लीट करेंगे, यानी कि हमारी जो भी आईडी है प्लस हमारी बेटा जी मैक्रो है। ये डेडलाइन है बेटा 30 सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। सेकेंडली मैंने आपको बताया था कि इन इकोनॉमिक्स यू रिक्वायर्ड बेटा नो बुक, नो रिफ्रेशर, राइट, एंड नो सैंपल पेपर बेटा, कोई भी आपको सैंपल पेपर नहीं लेना टिल द बोर्ड एग्जाम। ऑल द मटेरियल दैट इज प्रोवाइडेड बाय मी, राइट, सारा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बेटा, सारी गाइडेंस मैं दूंगा आपको। कोई एनसीईआरटी या किसी भी ऑथर की बुक लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके स्कूल में लगी है, आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लेना चाहें तो बेटा मोस्ट वेलकम, आप ले सकते हैं, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं बेटा, यहाँ पर हम लोग जो लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं बेटा सीबीएसई सिलेबस, ठीक है ना। अब सीबीएसई और एनसीईआरटी थोड़ा बेटा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है बेटा, स्टडी मटेरियल डिपार्टमेंट है, और सीबीएसई हमारा एग्जाम डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। हम एनसीईआरटी को बेस नहीं लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है एनसीईआरटी को नहीं लेके चलेंगे, मतलब सीबीएसई को लेके चलेंगे, क्योंकि सीबीएसई जो सिलेबस देता है बेटा उसमें जो चेंजेस आते हैं कई बार वो चेंजेस एनसीईआरटी में 2-3 साल बाद किए जाते हैं। आपको पता है एनसीईआरटी का जो हमारी बुक्स होती हैं वो एवरी ईयर रिवाइज नहीं होती। अकाउंटेंसी में बेटा आपको एनसीईआरटी बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, बट इकोनॉमिक्स में फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज अगर आप लेना चाहें तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एनसीईआरटी आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है बुक की। उसके बाद बेटा जी यहाँ पर लेवल 2 हम लोग लेके चलेंगे, सेम एज पर द अकाउंट। लेवल 2 बेटा हमारा जो रहेगा वही सेम अक्टूबर टू दिसंबर, जिसके अंदर बेटा हम जितनी भी हमारे सब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन आती है बेटा, ठीक है, और जितने भी हमारे एग्जाम्स क्वेश्चन आएंगे बेटा पास्ट 10 ईयर के मॉडिफिकेशन के साथ, उन सबको हम क्लैरिफाई करेंगे। और इसके बाद बच्चे हमारा फाइनली आएगा लेवल 3। एज पर जैसे मैंने आपको अकाउंटिंग में बताया था बेटा, वैसे ही हमारा इन इकोनॉमिक्स जैन एंड फेब में बेटा ईएडी, जहां पर मैंने आपको बताया हुआ है बेटा इजी, एवरेज एंड डिफिकल्ट एग्जाम पैटर्न पर पेपर, उनको सॉर्ट आउट करेंगे और उनके डाउट लेंगे। तो क्लास 12 थोड़ा सा रिजिड स्ट्रक्चर रहता है बेटा क्लास 11th के अकॉर्डिंगली, क्योंकि क्लास 11th में क्या होता है, सिलेबस खत्म हुआ, बच्चे बहुत कम हो जाते हैं, रिवीजन लेना नहीं चाहते, ओवर हो जाता है। बट क्लास 12th में कोशिश कीजिएगा कि सिलेबस से ज्यादा रिवीजन, और रिवीजन से ज्यादा बेटा ईएडी सीरीज मैटर करेगी, ठीक है ना। तो टिल द एग्जामिनेशन डे कोशिश कीजिएगा कि साथ रहना है, नंबर 1। अब थोड़ा सा सिलेबस की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले ये तो हो गया आपका वे ऑफ कोचिंग जो हमारा चलेगा थ्रू आउट द ईयर। सो इज देयर एनी डाउट बेटा, किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है इसमें आपसे? ओके, डन। इसको मैं हटा देता हूँ बेटा, इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमारी आती है बेटा बुक। देखिए बेटा बुक हम शुरू करेंगे सबसे पहले मैक्रो करनी हमें दोनों बुक है बेटा। मैक्रो में जो सबसे पहले हमारे लिए कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले हाँ जी बेटा, स्नेहा हैंड रेज किया, फटाफट से पूछिए। सर स्कूल में मैक्रो में सर संदीप गर्ग की बुक लगवाई टीचर्स ने। बेटा आप कोई भी ऑथर की बुक पढ़ो, मैं उसको नेग्लिजिबल नहीं कहूंगा, अच्छी बात है, नॉलेज लोगे, बट मैंने कहा कि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब मैं अपने नोट्स और अंडरस्टैंडिंग से चलूंगा। मेरे नोट्स और मेरी क्लासेस मेरी क्लास में लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट देन रीडिंग, बस मैं मान के चलता हूँ। तो आप अपनी बुक पढ़िए, नॉलेज के लिए अच्छी बात है। हाँ, उसमें से कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको समझना है, कवर नहीं हो रहा, तो मोस्ट वेलकम, यू कैन रेज द क्वेश्चन, राइट। बाकी बुक अच्छी है, संदीप गर्ग अच्छी है, एसके अग्रवाल अच्छी है बेटा, दोनों बुक अच्छी हैं, कोई भी ले लीजिए, इट डजंट मैटर, राइट। तो बेटा मैक्रो में हमारी जो यूनिट्स हैं, ऑब्वियसली सबसे पहली जो यूनिट्स है बेटा वो हमारी है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसके बारे में मैं बात करना शुरू कर रहा हूं बेटा। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, the most important and vast unit of macroeconomics.
और मैंने बेटा ग्रुप में इसके नोट्स आज पीडीएफ भेजी है आप सबको, ठीक है ना। ऐसे ही हर चैप्टर की पीडीएफ, हैंडआउट्स और न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो आपको मिलते जाएंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। अब बेटा नेशनल इनकम को, क्योंकि आज आपकी एक डेमो क्लास है, स्टार्टिंग है, तो मैं थोड़ा सा पहले डिस्क्राइब कर दूं कि क्या डिफरेंस है 11th क्लास और 12th क्लास में। क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं बेटा माइक्रो। तो सबको पता है बेटा माइक्रो और मैक्रो वर्ड का मीनिंग तो सबको पता है। जब हम बात करते हैं बेटा क्लास 11th की, तो हम लोग वहां पर पढ़ते हैं बेटा माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है जब हम किसी भी एंटायर यूनिट में से किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच को एनालाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो। मतलब पूरी इकोनॉमी में बेटा इतने सारे प्रोड्यूसर हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर को डिस्क्राइब करते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। जब हम किसी पर्टिकुलर सप्लायर की सप्लाई को पढ़ते हैं तो सप्लाई। जब हम पर्टिकुलर बेटा कंज्यूमर की डिमांड को पढ़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिमांड। याद है ना बेटा 11th में डिमांड, सप्लाई, ये सब पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्लास 12th में बेटा हम लोग इसी चीज को एक यूनिटी लेवल पर ले जाएंगे। हम लोग यहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल यूनिट को एनालाइज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर एनालाइज करेंगे बेटा एक कंप्लीट इकोनॉमी को। तो जहां वहां इंडिविजुअल डिमांड था, यहाँ नेशनल डिमांड हो जाएगी बेटा। नेशनल मतलब एग्रीगेट्स, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सबको सम कर देना। वहां पर हमने सप्लाई पढ़ी थी बेटा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई। वहां पर हमने इनकम पढ़ी थी बेटा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम, एग्रीगेट इनकम। तो जो चीज बच्चे किसी एक सिंगल टॉपिक पर थी वो मल्टीपल पर आ जाएगी। तो माइक्रो और मैक्रो, इसका मतलब ये तो पता लग गया बेटा बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन बच्चे ये ध्यान रखिएगा, माइक्रो और मैक्रो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड भी है। मैं अभी नोट से कुछ नहीं रीड करा रहा, आपको एक जनरल डिस्कशन के लिए जा रहा हूं बेटा। दोनों आपस में क्या है बेटा, इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, विदाउट माइक्रो मैक्रो इज नॉट पॉसिबल, एंड विदाउट मैक्रो माइक्रो इज नॉट पॉसिबल। कैसे इसको समझ सकते हैं, देखिए एग्जांपल बताता हूं। अब बेटा आपको मान लीजिए अगर सेंसस की काउंटिंग करनी है, सेंसस सबको पता है जनगणना होती है बेटा इंडिया में, तो दैट इज कॉल्ड मैक्रो। पूरी इंडिया की पॉपुलेशन काउंट होती है। लेकिन बेटा पूरी इंडिया की पॉपुलेशन काउंट करने के लिए हमें इंडिविजुअल हाउसेज में जाना पड़ेगा ना, इंडिविजुअल हाउस में। तो एक एक माइक्रो को लेंगे, जब बेटा एक एक माइक्रो को लेंगे तभी तो बच्चे एक मैक्रो बनेगा। तो विदाउट माइक्रो मैक्रो इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको बेटा पूरी इंडिया की डिमांड लेनी है तो एक एक कंज्यूमर की डिमांड को एडिशन करना पड़ेगा। तो ये तो श्योर है बेटा माइक्रो का सम ही तो मैक्रो ही। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैक्रो इज डिपेंड ऑन माइक्रो, राइट। बट अनदर थिंग, माइक्रो इज आल्सो डिपेंड ऑन मैक्रो। क्योंकि बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी इंडिविजुअल डिमांड माइक्रो है, लेकिन बेटा आप कोई चीज डिमांड करोगे या नहीं करोगे, आपका टेस्ट, आपका प्रेफरेंस कहीं ना कहीं मैक्रो देखकर डिसाइड होता है। अब भाई आज आप सबको पता है एलईडी का जमाना है, तो बेटा आज आपको मैं कह दूं कि एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मिल रहा है, परचेज करोगे? इसलिए नहीं कि आपको पसंद नहीं है, इसलिए पसंद नहीं परचेज करोगे क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है ना। मार्केट मतलब पूरी इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, ठीक है ना बेटा। अब आज को मैं आपको कहूं बेटा कि आप ये स्मार्टफोन छोड़कर नोकिया वो बटन वाला फोन यूज कर लो, नहीं करोगे। आप कहोगे मेरी रेपुटेशन, स्टेटस खत्म हो जाएगा, मैं फ्रेंड सर्कल में क्या दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो बेटा फ्रेंड सर्कल क्या है, मैक्रो है ना। मतलब आपने सोसाइटी को देखकर ही तो अपना डिसीजन लिया। तो माइक्रो इज आल्सो डिपेंड ऑन मैक्रो। तो दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है, बट इस इंटर कनेक्शन में हमने 11th क्लास में माइक्रो पढ़ी, अब क्लास 12th में हम लोग मैक्रो पढ़ेंगे। सो शैल वी प्रोसीड बेटा, स्टार्ट करें मैक्रो, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताया कि मैक्रो और माइक्रो में बेटा क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज होती है, दोनों आपको पता होना चाहिए।
अब आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल बेसिक्स पढ़ेंगे बेटा। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा आप सभी, ये जो मैं आपको नोट्स समझाऊंगा और रीड कराऊंगा, अभी बेटा हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि इट्स टू द सम एक्सटेंट बोरिंग है या इंटरकनेक्टेड नहीं है, बट बेटा इन सबका जो मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरह समझ के चलिएगा, क्योंकि मैक्रो में कुछ भी सिर्फ थ्योरी नहीं है बेटा, दैट इज अ पार्ट ऑफ आंसरिंग। हमारे ये सारे कंसल्टेशन आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उन सब में भी यूज होंगे बेटा। मतलब जब हम यहां तक रीड कर लेंगे पूरा आगे पेजेस में, तो बेटा यहां तक रीड करने के बाद आपको पता लगेगा कि हाँ हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हुए हैं, इनके लिए वो बेसिक नॉलेज जरूरी थी जो हमने स्टार्टिंग में नहीं करी। तो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग इकोनॉमिक्स में करके चलिएगा, नंबर 1। नंबर 2 बेटा मेरी क्लासेस का रूटीन और कॉन्सेप्ट क्या रहता है समझ लीजिए। देखिए इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में बेटा ग्रेसफुली डिफरेंस रहेगा, क्योंकि मैं ये चीज इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूं, अगर आप में से किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन है बेटा तो ही और शी कैन डिस्कस विद मी, ठीक है। दैट इज योर ऑप्शन कि आप ज्वाइन करते हैं नहीं करते। इकोनॉमिक्स इज ए कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी इज ए टेक्निकल सब्जेक्ट। अकाउंट्स में बेटा आपकी टाइमिंग 1 आवर या 1 आवर से ज्यादा भी चल सकती है, बट इन इकोनॉमिक्स की क्लास बेटा डिपेंडिंग ऑन योर डाउट्स इट मे बी ऑफ 1 आवर और इट मे बी ऑफ 45 मिनट्स। क्योंकि जनरली क्या होता है, इकोनॉमिक्स इज ए वेरी हार्ड सब्जेक्ट, क्योंकि बेटा इकोनॉमिक्स में एज ए ट्यूटर अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे कंटिन्यूअसली बोलना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको समझा रहा हूं, आपकी आउटपुट कम होगी मेरी आउटपुट ज्यादा होगी, और जब हम समझाते हैं लगातार तो बेटा 40 मिनट्स में इतना कुछ आपको दे देते हैं कि आपको उसको टॉलरेट करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। सो ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है बेटा दैट इज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट। ये बेटा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे चलता है, ना कि क्लॉक वाइज चलता है। तो मुझे कोई मतलब नहीं है बेटा सेशन 1 घंटे का हो गया, 50 मिनट्स का हो गया, 1.5 घंटे का हो गया, 40 मिनट्स का हो गया, बट मुझे जहां लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली आज का टॉपिक ओवर हो गया, वहां पर मैं टॉपिक ओवर कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सिलेबस की डेडलाइन डेट बेटा 38 सितंबर है, इससे आगे नहीं जाएगी। दैट्स इट, बस मुझे इतना पता है। तो मेरा एक कमिटमेंट फुलफिल है कि 38 सितंबर आपके 100% कॉन्सेप्ट विद अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कराने हैं, दैट्स इट, और होंगे, ठीक है बेटा। सो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, जैसा कि आपको बताया होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी। एंटायर का मतलब जहां एंटायर वर्ड आ जाएगा बेटा नेशनल लग जाएगा, नेशनल इनकम, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल कंजप्शन, नेशनल डिमांड, नेशनल सप्लाई, नेशनल प्राइस। अब नेचुरल या नेशनल की जगह हम एग्रीगेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एग्रीगेट का मतलब क्या हो बेटा, सबका सम। तो टेक्निकल टर्म बना दी गई एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो यहां पर हम किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करेंगे, दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब जब हम मैक्रो पढ़ते हैं तो बेटा हम लोग क्यों थ्योरी पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी ये समझा दूं। यहां से इस चैप्टर से आपका 6 to 9 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं। ये हो सकता है पूरा चैप्टर भी न्यूमेरिकल आ जाए। 6 नंबर का तो न्यूमेरिकल आता ही आता है बेटा, कई बार 3 नंबर का भी न्यूमेरिकल आता है इसमें से। इस बुक में न्यूमेरिकल प्लस डायग्राम प्लस थ्योरी तीनों हमें करनी है कंप्लीट। अब हम अलग अलग टाइप्स की गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्यों पढ़ेंगे आपको बता देता हूं। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं बेटा नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम के अंदर अगर हम बात करें तो पूरी कंट्री में बेटा, अब एक एग्जांपल ले रहा हूं तो समझ के चलिएगा। हम लोग जितने भी इस ग्रुप में लोग बैठे हैं, समझ लीजिए वी आर द इकोनॉमी, बस हम ही लोग हैं बेटा इकोनॉमी में। इस रूम को क्लोज कर देते हैं, अब हम इकोनॉमी हैं। तो बच्चे समझ के चलिएगा,
अगर हम ही लोग हैं और हमें मैक्रो पढ़नी है तो वी आर, कौन है हम लोग बेटा? वी आर कंज्यूमर, हम लोग बेटा यहां पर कंज्यूमर है, पॉइंट 1। वी आर, हम लोग कौन है बेटा? हम लोग कंज्यूमर हैं, हम लोग यहां पर सेलर भी है बेटा, एंड वी आर प्रोड्यूसर, हम लोग बेटा बनाने वाले भी हैं। तो हमें बच्चे यहां पर समझना क्या है? हमें समझना यह है कि हम ही लोग यहां पर कंज्यूमर हैं, हम ही लोग बेटा यहां पर सेलर हैं, और हम ही लोग यहां पर प्रोड्यूसर हैं। ठीक है ना? जब पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हम ही लोग बेटा पैसा खर्च करते हैं और हम ही लोग पैसा कमाते भी हैं। तो नेशनल इनकम हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पर। कंज्यूमर क्या करता है बेटा? कंज्यूमर करता है एक्सपेंडिचर। ठीक है ना? जब सेलर माल बेचता है तो उसको क्या होती है? इनकम। और प्रोड्यूसर क्या बनाता है बेटा? आउटपुट बनाता है। अब इकोनॉमी में ये तीनों चीजें एक ही हैं एक्चुअली। पूरी इकोनॉमी में जो माल बनेगा वही बिकेगा, और जो बिकेगा वही खरीदा जाएगा बेटा। तो एक्चुअली दीज आर द मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, जो हम इस चैप्टर में आगे चलकर पढ़ेंगे। ये क्या होगा बेटा? मेथड्स। और आपको न्यूमेरिकल में बेटा मेथड दिए जाते हैं, और तीनों मेथड से नेशनल इनकम का आंसर दैट शुड बी द सेम, बिल्कुल सेम आंसर आना चाहिए। तो हमें इस चैप्टर में कितने मेथड पढ़ने हैं बेटा? एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और आउटपुट मेथड। और इन तीनों मेथड से नेशनल इनकम का आंसर दैट इज ऑलवेज सेम। ये हमेशा बेटा बिल्कुल 100% आपका आंसर सेम आएगा, ये कंपल्सरी है आपके लिए। ठीक है? अब इन मेथड्स में क्या क्या आइटम इंक्लूड की जाएगी, क्या क्या नहीं की जाएगी, इनके लिए हमें थोड़ा बेसिक थ्योरी पढ़ना जरूरी है। इसलिए हम इस चैप्टर में सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं। ठीक है बेटा? समझ में आ गया हम क्या कर रहे हैं? चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमें करना है बेटा, दैट इज द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले बेटा हमें समझना है। देखिए, गुड्स किस टाइप का है, आप गुड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं उसकी नेचर ऑफ यूज के कारण। गुड्स की क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती बेटा। डिपेंड करता है कि उस गुड्स को यूज करने वाला कौन है, उस गुड्स को यूज करने का पर्पस क्या है बेटा। अब बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप गुड्स मार्केट से परचेज करते हो और उसको यूज करते हो बेटा, बट अपनी ऑन सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी ऑन सेटिस्फेक्शन के लिए, मतलब आप खुद ही कंज्यूमर हो उस गुड्स के, तो बेटा दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। अब आपने अपने लिए बेटा आज फूड परचेज किया तो दैट इज योर कंज्यूमर गुड्स। आपने आज वाटर परचेज किया दैट इज योर कंज्यूमर गुड्स। मिल्क परचेज किया, कंज्यूमर गुड्स। आपने अपने लिए मोबाइल परचेज किया, कंज्यूमर गुड्स। आपने अपने लिए टीवी परचेज किया, अपने एंटरटेनमेंट के लिए किया बेटा, कंज्यूमर गुड्स। आपने अपने लिए कार परचेज करी, कंज्यूमर गुड्स। क्योंकि उसके पीछे मोटिव क्या है बेटा? उसके पीछे मोटिव है आपको अपनी सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करना है। हाँ, कंज्यूमर गुड्स को फर्दर वी कैन डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स। वन इज द ड्यूरेबल गुड्स बेटा, एंड सेकंड इज द नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स किसे कहते हैं बेटा? इट कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। भाई आप कार परचेज करते हो, आप टीवी परचेज करते हो, आप रेफ्रिजरेटर परचेज करते हो, तो बेटा इनको तो एक बार परचेज करने के बाद इट कैन बी रन फॉर द वेरी मल्टीपल टाइम। इसका कहीं ऐसा तो नहीं है बेटा एक ही बार रन होगा, ये तो बहुत बार रन कर सकते हो ना, राइट? बट
कुछ गुड्स ऐसी होती है बेटा जिनको वन टाइम यूज होता है, जैसे कि फूड हो गया, मिल्क हो गया, वेजिटेबल हो गया, वाटर हो गया। तो ये सारी गुड्स क्या है बेटा, वन टाइम यूज। तो दीज आर कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल, बट है तो कंज्यूमर, क्योंकि इसके पीछे मोटिव क्या है बेटा, आपका मोटिव है सिर्फ अपने लिए सेटिस्फेक्शन को क्रिएट करना, अपनी सेटिस्फेक्शन करने के लिए आप ये गुड्स कर रहे हैं, तो दैट इज योर परचेज गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। तो इन सो सिंपल आप इसे एज ए कंज्यूमर परचेज कर रहे हैं। बोर्ड में क्वेश्चन क्या निकल सकता है बेटा, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं, या फिर आपको 4-5 गुड्स दे देंगे और उनको कहा जाएगा बेटा कैटेगराइज करो, तो हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं बड़ा इजीली। नेक्स्ट आती है बेटा कैपिटल गुड्स। आइए बेटा कैपिटल गुड्स के बारे में समझते हैं। क्या एक कार कैपिटल गुड्स हो सकती है? कार तो हमने कंज्यूमर गुड्स में पढ़ी थी ना जी, तो क्या कार कैपिटल गुड्स हो सकती है? यस, डिपेंडिंग ऑन द यूज बेटा। अगर बच्चे वही कार आप एज ए टैक्सी यूज करो, तो डेट मीन टू से कि आपका मोटिव सेल्फ कंजप्शन नहीं है, सेल्फ इनकम है, आप पैसा कमाने के लिए बेटा कार यूज कर रहे हो, टैक्सी, तो डेट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन क्या हुई बेटा, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स और फॉर जनरेटिंग इनकम। यानी कि आप या तो दूसरी गुड्स को प्रोडक्शन करने में उसका यूज कर रहे हो, भाई कार से भी तो सर्विस ही तो प्रोड्यूस कर रहे हो बेटा, या इनकम जनरेट करने के लिए। अब कैपिटल गुड्स भी बेटा दो तरह की होती है, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। अब फैक्ट्री के लिए जो भी आपने बिल्डिंग यूज करी, मशीन यूज करी, ये सब ड्यूरेबल हो गई। और नॉन ड्यूरेबल बेटा रॉ मटेरियल हो गया, पावर हो गई, एक्सेट्रा, ये सब नॉन ड्यूरेबल हो गई जी आपके लिए। तो मीनिंग बड़ा सिंपल है बेटा, इट डजंट मैटर कि कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स को कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल सकते हो आप। कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड डिपेंड करेगी यूजेज पर। इन दोनों में डिफरेंशिएशन के लिए देखिए एक मैंने पॉइंट यहां डाला आपके नोट्स में कि बेसिस क्या है बेटा क्लासिफिकेशन के। अगर हम यहां पर बेसिस देखें तो बेसिस हैं क्या बेटा, basis of classification of the final goods into consumption goods and capital goods. The same good can be consumption goods and also the capital goods. It depends on the economic nature of its use. तो बेटा ये जो पॉइंट है ना, देखो बहुत बेटर रहेगा बेटा जो भी आप, क्योंकि स्टूडेंट दूर दूर के स्टूडेंट हो, ठीक है ना, आप में से बेटा इस बैच में एक स्टूडेंट रांची से भी है, एक स्टूडेंट पुणे से भी है, तो नेचुरल है हार्ड कॉपी तो नहीं दे सकता नोट्स की, आपको बहुत पढ़ने में मजा आएगा, आप साथ में ना इसके प्रिंट आउट निकलवा के रखो बेटा। क्यों, उसका रीजन मैं बताता हूँ बेटा बड़ा सिंपली, कि जब मैं किसी चीज को हाईलाइट करवाता हूँ ना, तो उस चीज को नोट डाउन किया करो। जैसे कि अब पूरे कॉन्सेप्ट में बेटा यूज, ये जो यूज वर्ड है ना ये इंपॉर्टेंट है, आपको इससे पता लग जाता है डिफरेंस। तो साथ साथ आप पेंसिल लेकर बैठोगे, अगर आपके पास प्रिंट आउट होंगे तो आप उसको क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। कुछ चीजें होती है मार्क करने वाली बेटा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, तो दैट इज योर ओन विश, खैर आप जैसे भी चाहें। और अगर आप भी लैपटॉप पे बैठे हैं तो बेटा लैपटॉप पे तो फिर आप मार्क वैसे कर सकते हैं पीडीएफ में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा देखिए बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्लास आज डेमो सेशन पर है, तो अभी तो क्लास 10 मिनट चलेगी। अगर हमारा टॉपिक पूरा होगा ठीक है, नहीं तो इसको मैं बता दूंगा 2 मिनट पहले, रीज्वाइन कर लेना सेम लिंक पर, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या कहते हैं जी यहाँ पर, द सेम गुड कैन बी कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड डिपेंडिंग ऑन नेचर। एग्जांपल बता रहा है, अब जैसे एक मशीन बेटा आपने परचेज करी है, अगर आप हाउस होल्ड हो तो कंजप्शन गुड्स है बेटा, अगर एक फर्म ने परचेज करी है तो बेटा कैपिटल गुड्स है। अब देखिए मान लीजिए स्टिच मशीन है, सिलाई मशीन, अब बेटा बहुत सारी लेडीज होती हैं जो अपने घर के लिए यूज करने के लिए ले लेती हैं, है ना, कि मुझे थोड़ी बहुत ही स्टिचिंग करनी है तो मैं ले लेती हूँ, तो बेटा वो क्या हुई, कंजप्शन गुड्स हुई आपकी। लेकिन अगर वही स्टिचिंग मशीन एक टेलर ने ले ली बेटा, तो टेलर का काम क्या है बेटा, टेलर तो पैसे लेकर कपड़े सिलेगा ना, स्टिच करेगा। सो व्हाट इज मीन बाय दैट, इट मींस
उसने आगे एक नई चीज को प्रोड्यूस करने के लिए उस मशीन का यूज किया है. नाउ दैट मशीन इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स. तो कैपिटल और कंजप्शन डिपेंड करता है कि उसको खरीदने वाला कौन है, क्या यूज कर रहा है बेटा खरीदने वाला. सेम मैंने कार का एग्जांपल दिया था बेटा आपको. कार परचेज बाय द हाउसहोल्ड इज अ कंजप्शन गुड्स, वेयर इफ इट इज परचेज बाय अ फर्म फॉर यूज इन द बिजनेस देन इट इज कैपिटल गुड्स. अब यूज इन द बिजनेस का मतलब क्या हुआ, भाई आपने डिलीवरी के लिए कार ले ली, बात तो वही हो गई ना बेटा. डिलीवरी के लिए कार ले ली या टैक्सी के लिए कार ले ली, है तो कमर्शियल यूज, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स. सो दिस इज द फर्स्ट सिंगल टॉपिक बेटा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल गुड्स एंड कंजप्शन गुड्स. सो अब मेरी तरफ से बेटा एक टॉपिक यहाँ पर फिनिश हुआ है. अब हमें करना क्या है, देखो थोड़ी सी एक दो क्लास लगती है बेटा ट्यूनिंग बनाने में, कि आपको मुझे अंडरस्टैंडिंग करने में टाइम लगेगा और मुझे आप लोगों कि किस स्पीड से कितना पैटर्न आपको देना है करने के लिए. लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स में अगर आप केयरफुली लिसनिंग करते हैं और इमीडिएटली आफ्टर क्लास बेटा, जैसे सपोज एक छोटा सा टॉपिक बता रहा हूं आपको, आपने ये टॉपिक करा और मैंने कहा भाई आज जाने के बाद ये टॉपिक कर लेना, और आपने आफ्टर इमीडिएटली क्लास के बाद बेटा इस टॉपिक को एक बार पूरा रीड दोबारा किया, समझा, लर्न कर लिया, तो बेटा मेरी क्लास सक्सेसफुल है और आपकी भी. इकोनॉमिक्स में होमवर्क ज्यादा नहीं दूंगा, बट स्लो एंड स्टडी जितना कराऊंगा उतना करके चलना. आप सितंबर के बाद इकोनॉमिक्स की टेंशन से फ्री हो जाओगे. प्रॉब्लम वहां आती है जहां 4 क्लास का काम कंबाइंड इकट्ठा हो जाता है, ड्यू रहता है, आप उसको नहीं करोगे, और ड्यू टू नॉन फैक्टरिंग बेटा अगर नहीं करोगे, नॉन इम्प्लीमेंटेशन, तो वो बढ़ता जाएगा, फिर वहां पर हमारी स्पीड मैच नहीं करती फिर. ठीक है. अच्छा, अब इस टॉपिक में बेटा एनी डाउट फ्रॉम योर साइड. एक एक टॉपिक कराऊंगा, फिर उसके बाद आपके डाउट लूंगा, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे. इस टॉपिक में कोई क्लैरिफिकेशन किसी को चाहिए हो बेटा? वेटिंग टाइम इज जस्ट 5 to 10 सेकेंड. अगर 5 to 10 सेकेंड में बेटा किसी का डाउट नहीं आता तो दैट मींस आई विल अज्यूम द कॉन्सेप्ट इज फाइन. सर एक बार ड्यूरेबल बता दीजिए. जी बेटा, और डाउट लेते रहो बेटा जिसके डाउट है. और कोई डाउट? चलिए ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल दोनों बता दीजिए. ठीक है बेटा, और कोई डाउट? और किसी का बेटा? चलिए बस थोड़ा सा बेटा एक रिक्वेस्ट करूंगा, ऑनलाइन में जो भी डाउट होते हैं ना, कोशिश करा करो जैसे ही मैंने कहा कि हाँ बेटा एनी डाउट, फास्ट क्विक डाउट कलेक्ट करके रखो. देखो ऑनलाइन में क्योंकि हमारे पास टाइम की तो शॉर्टेज है, और किसी चीज की नहीं होती. ठीक है ना. चलिए बेटा, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको टेक्निकल मत लेके जाओ. आप जिस चीज को वन टाइम यूज कर सकते हो वो नॉन ड्यूरेबल होती है, दोबारा यूज नहीं कर सकते, और जिस चीज को बेटा मल्टीपल यूज कर सकते हो वो ड्यूरेबल होती है. जैसे कि मैंने आपकी कंजप्शन आइटम बताया, फूड, वाटर, मिल्क, वेजिटेबल, एक बार यूज कर ली तो कल नया लाओगे ना बेटा, है ना. और दूसरी ओर बेटा अगर हम देखें, टीवी, कार, फ्रिज, ये तो बेटा एक बार लाने के बाद 8-10 साल की छुट्टी, मतलब फिर तो आप बार बार नहीं लाना पड़ेगा ना आपको, तो दैट इज द मेन डिफरेंस. ठीक है. और दूसरी ओर अगर हम देखें तो बेटा ऐसे कैपिटल गुड्स में आप मशीन यूज करते हो, बिल्डिंग यूज करते हो, डिलीवरी वैन यूज करते हो, ये सब लॉन्ग टर्म है बेटा, तो ड्यूरेबल है. जबकि वहां पर रॉ मटेरियल है, पावर है, ऐसी चीजें एक बार यूज करने के काम आती हैं, तो दैट इज कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल. यस ऋषभ, नेक्स्ट डाउट बेटा बोलो फटाफट से. So basis of classification बता दो. It depends on the economic nature वाली लाइन बता दो. कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ मैंने एक वर्ड आपको मार्क कराया, दिस वन, यूज. चीज को यूज करने वाला कौन है. अगर आप एक कंज्यूमर हो तो वो कंज्यूमर गुड्स है. अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, प्रोड्यूसर का मतलब बेटा जो किसी गुड्स या सर्विस को बेचता है, तो सिंपल आपकी वो कैपिटल गुड्स है. जैसे मैंने बेस्ट आपको दोनों एग्जांपल दिए हैं. कार, अगर कार आपके पास है तो कंज्यूमर गुड्स है, और वही कार एक टैक्सी ड्राइवर के पास है तो कैपिटल गुड्स है. स्टिच मशीन, अभी मैंने एग्जांपल दिया बेटा, स्टिच मशीन आपके घर पे है तो कंज्यूमर गुड्स है. वो स्टिच मशीन अगर एक टेलरिंग शॉप पर या फैक्ट्री में है तो बेटा कंजप्शन कैपिटल गुड्स है. तो इकोनॉमिक यूज का मतलब इकोनॉमी में आप लोग कैसे यूज कर रहे हैं उसको, क्या आप उस चीज से कोई प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इट डिपेंड ऑन दैट.
एनी अदर डाउट बेटा? ओके तो एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे क्वेश्चन आते हैं हाँ ये और बता दूं आपको। देखिए बेटा अब इकोनॉमिक्स में जनरली कोई भी क्वेश्चन हमारा ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता बेटा कि कंजप्शन गुड्स क्या है, व्हाट इज कैपिटल गुड्स, कभी भी नहीं आता। क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा? जस्ट बेटा एक पानी पी लूं। क्वेश्चन आएगा बेटा, आपको 3-4 लाइन दूंगी और आपको कहा जाएगा कैटेगराइज द फॉलोइंग आइटम बिटवीन द कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब आपको 3-4 चीजें दी जाएगी, जैसे कि कार परचेज्ड बाय मोहन ए हाउस होल्ड, रेफ्रिजरेटर परचेज्ड बाय ए ओनर ऑफ रेस्टोरेंट फॉर द यूज इन रेस्टोरेंट। तो आपको बताना पड़ेगा बेटा कंजप्शन गुड्स है और उसका रीजन, सेटिस्फेक्शन देनी है बेटा पूरी। तो कार परचेज्ड बाय मोहनलाल ए हाउस होल्ड, आप लिखोगे इट इज ए कंजप्शन गुड्स बिकॉज कार इज परचेज्ड बाय मोहन फॉर इट्स ओन यूज। दूसरा बेटा रेफ्रिजरेटर परचेज्ड बाय ए रेस्टोरेंट ओनर, इट इज ए कैपिटल गुड्स बिकॉज इट परचेज्ड बाय द रेस्टोरेंट ओनर फॉर द पर्पज ऑफ कमर्शियल यूज या फॉर जनरेटिंग इनकम। तो बेटा फॉर जनरेटिंग इनकम का मतलब क्या हुआ? इट इज ए कैपिटल गुड्स। ठीक है ना, इस टाइप से। नेक्स्ट पोर्शन आता है बेटा इसके अंदर हमारा, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, इसको तो ना 3 स्टार देकर मार्क कर लेना, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चे इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट गुड्स और इससे लिंक करता है, देखो इसके मैंने एग्जांपल भी इसलिए ज्यादा दिए हुए हैं, फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स बेटा क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स बेटा होता क्या है? इंटरमीडिएट यानी कि जो बीच में है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ बेटा? जो बीच में है। अब बीच में क्या है बेटा? यानी कि जो अभी पूरा नहीं बना। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट, जो अभी पूरा नहीं बना, दैट इज इंटरमीडिएट। ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको और इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, all the goods which are purchased during the year, all the goods which are purchased during the year by one production unit from another production unit which are completely used or resold during the same year known as intermediate goods। बच्चे सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार अभी नया टॉपिक शुरू हो रहा है, प्लीज 10 मिनट के लिए रीज्वाइन कर लीजिए। मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, एक बार इसी लिंक पर प्लीज रीज्वाइन कर लीजिए फटाफट से, क्विकली, राइट? प्लीज रीज्वाइन।